नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका न्यूज डिकोड में। और आज न्यूज डिकोड में सबसे पहले बात सबसे बड़ी और हॉट खबर की। ये हॉट खबर हम इसलिए कह रहे हैं, बड़ी खबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा, दिल्ली और अब रायपुर के ऊपर सारे देश का फोकस है। वजह है हरियाणा के 27 कांग्रेसी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लाया जा चुका है और कड़ी सुरक्षा में एक रिजॉर्ट में नवा रायपुर में पहुंचाया जा चुका है। साथ में वो प्रत्याशी भी आए हुए हैं जिनको लेकर ये सारी किलेबंदी है। और ये भी बताया जाता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस पूरी रणनीति को बना रहे थे, जिनके घर से पहली तस्वीर हमको मिली थी, उनके साथ में सब आए हुए हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक गलियारे का हम इसे कह सकते हैं। और इस पर तंज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस पर पक्ष बीजेपी कांग्रेस के बीच में बहस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये हो रहा है। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजे जाने के मामले में राज्य में उनके आने के पहले से ही सियासत शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की विश्वसनीयता का संकट बताती है तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर सेंधमारी के आरोप लगाती है। अभी कांग्रेस विधायकों का उड़न खटोला रायपुर में उतरा भी न था कि उसके पहले ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में हरियाणा फैक्टर का असर दिखाई देने लगा। डॉक्टर रमन सिंह ने हरियाणा से विधायकों को रायपुर शिफ्ट करने को कांग्रेस के भीतर छाया विश्वसनीयता का संकट बताया। कि अपने ही लोगों से डर के लोग भाग रहे हैं। जहाँ से के लोग हैं वो वहाँ अपने आप को अपनी पार्टी से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा उस पार्टी का। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बचाव के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी उसके किले में सेंधमारी करती रही है और सेंधमारी से बचना कांग्रेस के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर खरीद फरोख्त करना चाहती है तो बचाने का काम तो हम लोग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी हो तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा करने में कोई अनुचित नहीं है। अब कौन सही कौन गलत क्या कहें, लेकिन राजनीति में सत्ता पाना और उसे बचाना दोनों ही अहम है। नैतिकता का तकाजा मौजूदा वक्त में मानो मायने नहीं रखता। तो साफ दिख रहा है साहब, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच में एक शय मात का गेम शुरू हो चुका है। यहां जान लीजिए कि राज्यसभा की 2 सीटों में से एक पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय है और दूसरी सीट के लिए वहां कांग्रेस पार्टी इतनी जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस की परेशानी क्या है, डिकोड करते हैं, समझते हैं इसको। कांग्रेस के दरअसल हरियाणा में 90 में से 31 विधायक हैं। इनमें से एक कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज हैं, जो राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के नामांकन के दिन चंडीगढ़ नहीं पहुंचे। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के बीच में जो मुकाबला है, माकन पर बाहरी होने का आरोप लगाकर कुछ नाराज विधायक हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार को अपना सपोर्ट दे सकते हैं। इसको लेकर चंद लॉबिंग की खबरें भी आई हैं, खतरा है। चलिए, यह परेशानी है कांग्रेस की जिसको लेकर इतनी जद्दोजहद है। वैसे आपने सुना होगा कि फैशन के दौर में गारंटी की कोई इच्छा ना रखें, और अगर बात सियासत की करें तो कहना चाहिए कि गारंटी तो छोड़िए, वारंटी की इच्छा भी नहीं करें, क्योंकि ये राजनीति है। कब झंडा बदल दिया जाए, कब विचारधारा पलट दी जाए, कब अपना पराया जाए और कब पराये अपने हो जाएं, अपने पाले में आ खड़े हो जाएं, कह नहीं सकते। वैसे मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव का भी एक बड़ा सरगर्म माहौल है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी के बीच में जुबानी जंग जारी है और इस बीच मध्य प्रदेश की सियासत में जिन्ना की एंट्री हो गई। देखिए, एमपी में कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना पर दिए बयान पर बवाल मच गया। सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना पर बयान दिया था कि जिन्ना ने देश का बंटवारा कर देश का भला किया। जिन्ना और नेहरू को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने अक्ल से देश के 2 टुकड़े किए। जब बयान ऐसा होगा तो इस पर सियासत का तापमान बढ़ना तय था। हुआ भी ऐसा ही। षड्यंत्र करके जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश के बंटवारे किए, और वो भी गांधी के विचार के खिलाफ जाकर। गांधी जी ने तो कहा था कि पहले मेरे शरीर के टुकड़े होंगे, उसके बाद ये देश का बंटवारा होगा। पर उसके बाद भी अपनी राजनीतिक एक बनना चाहता था पाकिस्तान का राष्ट्रपति और दूसरा बनना चाहता था हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, और इसलिए इस देश के बंटवारे करने का षड्यंत्र रचा गया। कांग्रेस ने ये माना है। कहने का मतलब यह कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया जिसे वो पूरी तरह से कैश भी कर रही है और कांग्रेस बैकफुट पर भी नजर आ रही है।
तो आप एक बार फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता सेल्फ गोल करने में माहिर हैं। क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर आप समझें तो कांग्रेस नेता हिट विकेट हो जाते हैं। चलिए अब कांग्रेस नेताओं की इस आत्मघाती मानसिकता को डिकोड करते हैं। क्यों ऐसा है? पहली बात तो जो समझ में आती है कि कांग्रेस के नेता बिना सोचे समझे कुछ भी बयान देते हैं। शायद उन्हें बयान के बाद होने वाली प्रतिक्रियाओं का अंदाजा नहीं होता, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उनको इसकी परवाह ही नहीं है। शीर्ष स्तर के नेता के विवादित बयान से प्रादेशिक स्तर के नेताओं को उनसे शायद प्रेरणा मिलती होगी। और अंतिम बात यह कि विवादित बोलने वाले, बयान देने वाले नेता पार्टी लाइन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, अति उत्साह का शिकार होते हैं। यह बात क्लियरली विजिबल होती, साफ तौर के ऊपर दिखाई देती। आप ये भी कह सकते हैं, आपने कहावत सुनी ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। ये कहावत कांग्रेस के नेताओं पर एक बार फिर चरितार्थ हुई। कांग्रेस आला कमान को इस परिपाटी को खत्म करने की दिशा में निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाने चाहिए, उठाने होंगे, ऐसा उनके कार्यकर्ता और कई जानकार कहते हैं। वैसे सीएम भूपेश बघेल के विकास मॉडल जिसकी चहुं और चर्चा होती है, इस पर कमलनाथ प्रभावित नजर आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव जो वहां मध्य प्रदेश में होंगे, उसके घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को शामिल किया जाएगा। एमपी कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी शामिल करने जा रही है। साथ ही कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चुने हुए लोगों की एक विशेष टीम घोषणा पत्र का खाका तैयार करेगी। वे तमाम योजनाएं जो प्रदेश की जनता के हित में होंगी, चाहे वो किसी भी प्रदेश में संचालित हो रही हों, उन्हें मध्य प्रदेश में लागू करना कोई अपराध नहीं है। अब बात कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी की प्रतिक्रिया की। बीजेपी ने कांग्रेस की इस कोशिश पर कुछ इस तरह तंज कसा। तो लगातार सीरीज में झूठ बोलने वाली पार्टी कांग्रेस है, अब छत्तीसगढ़ को ले आए या राजस्थान को ले आए। छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में भुगत रहे और राजस्थान के लोग राजस्थान में भुगत रहे। वैसे विधानसभा चुनाव में 1.5 साल बचा है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों दल चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ की योजनाएं एमपी में कारगर साबित होंगी? तो सवाल तो ये कि क्या छत्तीसगढ़ की योजनाएं यहां के वायदे एमपी में काम करेंगे? अब इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी वक्त इस सवाल का जवाब खोजने का कि कमलनाथ आखिर क्यों भूपेश बघेल को फॉलो कर रहे हैं, आखिर वो क्या वजह है, ये समय इन वजहों को डिकोड करने का। डिकोड करते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी का वर्चस्व तोड़ा था, सरकार बनी, चल नहीं पाई, अलग बात है। अब कमलनाथ फिर से उन्हीं नतीजों को दोहराना चाहते हैं। कमलनाथ छत्तीसगढ़ में चलाई जाने वाली गांव और ग्रामीण और किसानों को लेकर जो योजनाएं हैं, उनसे प्रभावित नजर आ रहे हैं। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं, उनके क्रियान्वयन से कांग्रेस के आलाकमान प्रभावित हैं, हर स्तर पर उनको प्रमोट करते हैं। और दिल्ली से कमलनाथ को यह फरमान आया हो कि वो छत्तीसगढ़ के मॉडल से प्रेरणा लें और उनकी बातों को एक्मोडेट करें। चलिए, अब वजह चाहे इसकी जो भी हो, लेकिन एमपी चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र बनाते समय भूपेश की छाप दिखनी, विकास मॉडल दिखना तय दिखता है, जो भूपेश बघेल का कद पार्टी में बढ़ने का संकेत भी है और आने वाले वक्त में एक बड़े नेता की छवि क्रिएट करने में मददगार भी हो सकता है। चलिए अब बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एमपी दौरे का दूसरा आखिरी दिन था। 2 दिन के दौरे पर नड्डा ने कार्यकर्ताओं को कई नसीहत दी और जीत का फॉर्मूला भी देकर गए। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी यानी जबलपुर के दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। नड्डा ने 3 विधानसभाओं की अलग अलग बूथ कमेटियों की बैठक में हिस्सा लिया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को यहां भी जीत का मंत्र दिया। नड्डा ने कहा कि हर बूथ के लिए एक व्यक्ति तय हो, हर व्यक्ति वोट लाने पर फोकस करे, नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी को वक्त रहते दूर करें, सभी जाति वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ें, कार्यकर्ता मिशन 2023 को लक्ष्य बनाकर चलें। इस दौरे में नड्डा ने एक बात साफ कर दी कि बीजेपी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। कह सकते हैं कि जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को चार्ज करने वाला था। साथ ही कार्यकर्ताओं को नसीहत भी मिली है। तो जेपी नड्डा का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम रहा।
जबकि दौरा खत्म हो चुका है, नड्डा जा चुके हैं, तो 2 दिन की इस कवायद को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि वो क्या दे करके गए हैं और क्या यहां से लेकर के गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब था। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े प्राप्त नहीं कर पाई और 2023 में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आए, ये नड्डा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। 2018 में बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी और इस दौरे के दौरान नड्डा ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास भी उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान किया है। चलिए, नड्डा जो हैं वो मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और 2 दिन में उन्होंने क्या किया, ये बातें आपने यहां से सीखी समझी। हालांकि उनके दौरे के बारे में ये बताया जा रहा है कि इस आखिरी दिन के बाद वे सुबह 8 बजे जो है रवाना होंगे, 8 बजे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी निकाय पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और साथ ही विधानसभा चुनाव के रण के लिए अभी से मोर्चाबंदी करने में जुट गई। अब बात एक कार्रवाई की करते हैं जो सुर्खियों में आई और वजह पॉलिटिकल है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को समन भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के लिए पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा और इस मामले में हमेशा की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फिर एक बहस छिड़ गई। 2014 में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच शुरू की, जिसकी तपिश गांधी परिवार तक पहुंची। कल ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा। समन में राहुल गांधी को आज ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आई, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। काले कारनामे जांच के बाद अगर सामने आएंगे तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता को देखना पड़ेगा। एकमात्र ऐसा परिवार है ये पूरा जो वेल पे है, जमानत पे है। आपको बता दें कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में कई कांग्रेस नेताओं और नेशनल हेराल्ड से जुड़े लोगों से पूछताछ कर चुकी है। राहुल कब ईडी के सामने पेश होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन संभावना ये है कि सोनिया गांधी 8 जून को ईडी के समक्ष पेश हो सकती हैं। काफी लंबा चल गया ये केस और लगातार इस केस में कई बार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला है। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि इसकी जद में गांधी परिवार है। वक्त है सरल शब्दों में इस मामले को आप डिकोड करें, समझें मामला क्या है। ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों से जुड़ा है। सोनिया राहुल गांधी पर छद्म कंपनी बनाने का आरोप है और गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड को लोन देने का इसमें आरोप है। लोन के एवज में अखबार की संपत्तियों पर कब्जा करने का मूल आरोप है। तो ये आरोप है और इन आरोपों में जांच की प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर नोटिस एक बार फिर आया। अभी किसी भी निर्णय पर आप पहुंच नहीं सकते जब तक कि जांच पूरी ना हो। मामला हाई प्रोफाइल है और इस पर सियासत हाई प्रोफाइल ही हो रही है। ऐसे में ईडी को जल्द जांच पूरी करनी चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत जितने भी लोग हैं उनको भी निश्चित तौर पर सहयोग करके इस मामले में जल्दी से नतीजे तक पहुंचने में मदद देनी चाहिए। वैसे अब हम एक टर्म जिसको लेकर राजनीति में एक अलग ही परिभाषा दिखती है, वो है हृदय परिवर्तन। तुरंत आपका हृदय परिवर्तन, आप तो जानते हैं कि हृदय परिवर्तन क्या होता है, लेकिन राजनीति में अक्सर नेताओं का हृदय परिवर्तन जिस अंदाज में अचानक होता है, ये सवाल उठाता है। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हृदय परिवर्तन के बाद फिर पाला बदल चुके हैं। अब वो बीजेपी के सिपाही बनकर सामने आए। भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरें हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने की हैं। आज दोपहर करीब 1 बजे हार्दिक ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने को घर वापसी बताया। हार्दिक ने इस मौके पर अपनी भावी योजना पर चर्चा की। हार्दिक पटेल ने कहा कि वो बहुत जल्द हर 10 दिन में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी से नाराज विधायक, पंचायत और नगर निगम के सदस्यों को जोड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने 17 मई को ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान किया था और राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे। हार्दिक भाई पटेल ने आशीर्वाद आप्या के दे रहे ત્યાં સુધી કે प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब નું। तो देश आजाद है साहब, और आजाद देश में कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी विचारधारा को छोड़ या अपना सकता है। एक वक्त में बीजेपी और खासकर मोदी के प्रखर आलोचक रहे हार्दिक मोदी के मुरीद हो गए हैं।
कैसे हो गए तो वही बताएंगे। हाथ का साथ छोड़कर कमल खिलाने के संकल्प में हार्दिक ने क्या क्या और क्या क्या आगे आने वाले वक्त को लेकर वायदे किए तो आपने सुने। अब सवाल यहां एक उठता है कि आखिर हार्दिक का कांग्रेस से मोहभंग क्यों हुआ, क्या वजह है, इसको भी डिकोड करते हैं। हार्दिक पटेल के ट्वीट्स और बयानों से आप ये बात समझ जाएंगे कि वो लंबे समय से कांग्रेस में उपेक्षा से नाराज थे। हार्दिक पटेल की नाराजगी अपने टॉप लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व के उदासीन रवैये को लेकर थी। हार्दिक पटेल कांग्रेस की कमजोर हालत को समझ गए थे और अपना उज्जवल भविष्य उन्होंने जहां देखा वहां आज वो पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी में रहने के साथ साथ हार्दिक पटेल ने कई आरोप लगाए जब वो छोड़ रहे थे और अब देखना यह कि किस तरीके से हार्दिक भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बना पाते हैं और कितना मुकाम वो क्रिएट कर पाते हैं अपने लिए और यहां वो कितने समय तक इस विचारधारा के साथ रहते हैं, ये जनता के बीच में सवाल है। मध्य प्रदेश से अगली खबर है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें माननीय विधायक और सुपरवाइजर के बीच का ये जो पूरा सीन था वो सबने देखा। सुपरवाइजर को जूते से पीटते नजर आए। गुस्से में आग बबूला शख्स को देखिए जो बेरहमी से दूसरे शख्स को जूते से पीट रहा है। जूते से पिटाई करने वाले शख्स का अब परिचय भी जान लीजिए। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ के थांदला से कांग्रेसी विधायक हैं। नाम है वीर सिंह भूरिया। अब जरा पूरा मामला भी समझिए। झाबुआ के कचलदरा गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बन रही, जिसका निरीक्षण करने विधायक जी पहुंचे। टंकी निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता को देखकर माननीय विधायक भड़क गए और सुपरवाइजर की पिटाई करने लगे। विधायक बेहद गुस्से में थे और किसी की बात सुनने को तैयार न थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और अभी तक माननीय विधायक की तरफ से इस पर कोई सफाई भी नहीं आई है। तो तस्वीरें तो आपने सोशल मीडिया पर भी देख ली होंगी शायद, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं। इसके पहले भी वीर सिंह भूरिया अपना आपा खो चुके हैं। माननीय विधायक का इतिहास आपको बताते हैं ताकि आप इनकी मानसिकता को खुद डिकोड कर सकें। देखते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का चालान काटने पर पुलिसकर्मी को तबादले की धमकी दी गई थी। 2020 में वीर सिंह ने कहा था कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं उन्हें जूते पड़ रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर जूता जो है वो इनके साथ में जुड़ा दिखता है। वीर सिंह भूरिया का विवादों से पुराना नाता, ये भी आप समझ गए। इन पर पार्टी कभी कोई एक्शन नहीं लेती, ये सवाल है। नतीजा ये कि माननीय विधायकों की विवादित वजहों से सुर्खियों में आना ये लगातार जारी रहता है। अब एक बड़ा विवाद जो लंबे सालों से चलता रहा, जिस पर हाल में एक फिल्म भी बनी और इस पर एक और गंभीर मसला सामने आ रहा है इन दिनों। कश्मीर के कुलगाम में एक और टारगेट किलिंग का मामला हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ इस पर मीटिंग की। घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। आतंकियों ने राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकी बैंक परिसर में घुसकर बैंक कर्मी को गोली मार रहे हैं। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और एक लेटर के जरिए चेतावनी भी दी कि जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसका यही अंजाम होगा। इसके पहले कुलगाम में एक महिला शिक्षिका की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलिए, तो कश्मीर में शांति बहाली की लाख कोशिशों के बाद भी कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरी लोगों की जिंदगियों पर मंडराने वाला खतरा कम नहीं हुआ। इस समस्या और इसके समाधान को भी जरा डिकोड कर लें। कश्मीर 90 के दशक से शुरू हुआ आतंकवाद का दौर आज तक चल रहा है। पाकिस्तान इस आतंकवाद को पालता पोसता रहा, यह भी सबको पता है। कश्मीर का एक छोटा वर्ग आतंक का समर्थन करता है। केंद्र सरकार को शांति बहाली और बेहतर कोशिश इसकी दिशा में जारी रखनी पड़ेगी। पीड़ित गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों में सुरक्षा को लेकर अविश्वास के माहौल को खत्म करना होगा। कैसे, ये वो देखें। आतंकवाद के खिलाफ और कड़े कदम उठाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी भी सूरत में बढ़नी नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर, इसकी पहचान एक बार फिर से बहाल होगी, एक बार फिर से वो सारी चीजें दिखेंगी। चलिए, तो ये अहम मसले थे, बड़ी खबरें थी।
न्यूज डिकोड पर, जिन पे हमने आज बातचीत की। तो न्यूज डिकोड में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को ठीक 8:55 पर दिन भर की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।